हेलो एंड वेलकम टू इजिली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक सॉलिड के अंदर कैसे होती हैं। कौन सा सब्सटेंस है जो कि कंडक्टर कहलाता है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सेमीकंडक्टर कहलाता है और कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा इंसुलेटर कहलाता है। ऐसे ही हमको ये समझना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, साथ ही साथ में फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमको ये चीजें समझनी है। तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है, दिस इज द टॉपिक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। जैसे आपको अगर मैं थोड़ा रिकैप दूं, मतलब क्या, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होता है या फिर कोई भी सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ दी कि वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, हम तीन टाइप से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी वो चीजें हैं हमारे पास में, वो कंडक्टर हो सकता है, ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास में वो सेमीकंडक्टर हो सकता है, या फिर वो हमारा कैसा हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है। सेमीकंडक्टर हो सकता है और हमारा इंसुलेटर हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, तो आप कहोगे सर ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में इंसुलेटर क्या क्या कहलाता है, इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करता है। ठीक है, और बीच वाला होता है हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको बेसिक सा आइडिया है कि कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी तरफ मेरे पास में क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है, डजंट फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चीज हो गई। और बीच में अपना इंसुलेटर बीच में अपना सेमीकंडक्टर होता है। तो अब अपन को थोड़ा डीप जाना है, चीजों को अच्छी तरीके से समझना है। ये तो ऊपर ये कहानी होती है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इसके अंदर नहीं करती, बट क्यों नहीं करती है, आज उसके बारे में अपन को समझना है। तो सबसे पहली चीज है, इसको हम समझते हैं बेंड थ्योरी के बेसिस पर। बेंड थ्योरी के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि जो एक सॉलिड होता है उसके अंदर दो तरीके के क्या होते हैं, बैंड होते हैं। एक मतलब बैंड जो शादियों में बजता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं यहां पर बेंड थ्योरी की। बेंड थ्योरी पहला है हमारा कंडक्शन बैंड और दूसरा है हमारा बैलेंस बैंड। पहला है कंडक्शन बैंड, दूसरा है बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, मान लीजिए मैं एक सब्सटेंस बना रहा हूं आपके सामने, मतलब एक सब्सटेंस का मतलब बैंड थ्योरी कैसे प्रेजेंट होती है वो समझाऊं जरा। देखो, हाँ ठीक है, देखो होता क्या है, इधर अपना एक कंडक्शन बैंड है, इधर हमारा बैलेंस बैंड है। ठीक है, और इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको कुछ कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझिए जरा। इसको थोड़ा अलग कलर से शो करते हैं ताकि अपन को याद रहे। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, दिस इज नोन एज दी फॉरबिडन एनर्जी लेवल। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी लेवल कहते हैं। दिस इज कंडक्शन बैंड, इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड, और दिस इज अपना बैलेंस बैंड। ठीक है, अब होता क्या है, बैलेंस बैंड के अंदर मतलब जो पूरा सिनारियो है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब होता है कब नहीं होता वो समझा रहा हूं। बैलेंस बैंड के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर मैं कह दूं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पूरी की पूरी बात इस बात पर डिपेंड करती है, पूरी कहानी इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। सीधी सी बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर गया, मतलब इस एनर्जी लेवल को पार कर गया और यहां पहुंच गया कंडक्शन बैंड के अंदर, तो यहां पर हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। और अगर वो जंप नहीं कर पाता है तो उसको कह देते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कर पाएगा, और दिस इज एक्चुअली हमारा इंसुलेटर। ठीक है, बेसिक बात यह आ जाती है। अब समझो कब वो जंप कर पाएगा कब नहीं कर पाएगा। सीधा सा आंसर ये है कि जब एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तब वो आसानी से जंप कर लेगा, और एनर्जी का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वहां पर वो जंप नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात यही होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये हमारी बैंड थ्योरी है। यहां पर क्या होता है, कंडक्शन बैंड के अंदर, बैलेंस बैंड के अंदर, बैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट,
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज अपन को समझ में आई। अब देखो, अगर एनर्जी लेवल कम, फर्मी एनर्जी लेवल या जिसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी लेवल, वो अगर कम है, इसको EF से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय EF। तो अगर ये एनर्जी गैप कम है तो वहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएगा, और अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे। अब समझो, एक एक चीज को लेते हैं। इधर मैं ले रहा हूं कंडक्टर, इधर मैं ले रहा हूं सेमीकंडक्टर, और यहां पर मैं ले रहा हूं आपके सामने इंसुलेटर। क्या ले रहा हूं? इंसुलेटर ले रहा हूं। तो देखिए, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये मेरा बैलेंस बैंड है, मान लीजिए ये मेरा बैलेंस बैंड है, और जो मेरा कंडक्शन बैंड होगा बिल्कुल इसके ऊपर क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। मतलब दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, मतलब यहां पर मैंने बना रखा है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा। दिस इज माई कंडक्शन बैंड एंड दिस इज माई बैलेंस बैंड। ठीक है, यहां पर देखो जरा, यहां पर जो एनर्जी गैप है, जो EF होगा या फिर फर्मी एनर्जी लेवल या फिर फॉरबिडन एनर्जी लेवल, वो थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। यहां पर मेरा मान लीजिए कंडक्शन बैंड है, और यहां पर मेरा क्या हो गया, ये दूरियां बढ़ चुकी है, और दूरियां अगर बढ़ी हैं तो वहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब जरा इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, इस लेवल को और बढ़ा दो जरा, इस लेवल को और बढ़ा देते हैं, तो यहां पर मेरा कंडक्शन बैंड पहुंच चुका है, और यहां पर मेरा बैलेंस बैंड पहुंच चुका है। दिस इज माई बैलेंस बैंड एंड दिस इज माई कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अब जरा आपको मैं फर्मी एनर्जी लेवल दिखाता हूं। यहां पर जो EF है वो इधर है। ठीक है, इधर कहां पर है, थोड़ा सा बढ़ गया है, EF ये रहा। और इधर देखो भाई साहब, यहां पर तो मतलब कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है उसके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर फर्मी एनर्जी लेवल या फिर जिसको मैं कह रहा हूं फॉरबिडन एनर्जी लेवल, वो बढ़ रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पर, इधर प्रेजेंट है, मतलब कितने भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहां पर क्या होते हैं, आसानी से नहीं जा पाते हैं। ठीक है, आसानी से वो नहीं जा पा रहे, और आसानी से नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। सीधा सा डिफरेंस ये होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब इसके बेसिस पर ऑब्जर्वेशन जरा लिख लेते हैं कि यहां पर जो होता है एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, दैट इज लेस, एनर्जी डिफरेंस इज लेस, और लेस होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर ऐसा नहीं हो पाता है कि यहां पर EF जो है वेरी हाई होता है, और वेरी हाई होने की वजह से यहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी नहीं होती ना कि यहां पर एनर्जी की, इस एनर्जी लेवल देखो, अगर यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है यहां पर, तो इस केस में क्या होता है, आसानी से वो जा नहीं पाएगा, और जा नहीं पाएगा मतलब क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, और एनर्जी गैप ज्यादा तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता, ये प्रोसेस नहीं हो पाती है, यहां पर आसानी से भाई साहब पहुंच जाते हैं। ये चीज समझ में आ गई सर, यहां तक चीज क्लियर है। अब अपन को डिटेल में जहां पे पढ़ना है, दैट इज बेसिकली सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर को अपने अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में सेमीकंडक्टर बहुत यूज में आता है। ठीक है, बहुत सारी अपन बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान यूज करते हैं, जहां पर जैसे AC हो गया, ठीक है, और भी कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इनमें सेमीकंडक्टर बहुत यूज में आता है। लेकिन सेमीकंडक्टर एक्चुअल में जो हमको समझना है वो क्या है, देखो सेमीकंडक्टर जैसे हमारे पास में एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, इनका अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं वो क्या रहते हैं, वहां पर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब मान लीजिए या मान क्या लीजिए, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो हो नहीं पाएगा। क्यों? अरे कंडक्टर तो है नहीं है, ये तो सेमीकंडक्टर है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी होता है तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, बिल्कुल निन्ना सा एनर्जी का, निन्ना से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और एनर्जी का फ्लो अगर कम होगा, इसका मतलब हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी है, ठीक है, तो अगर एनर्जी यहाँ पे फ्लो कम हो रही है, हमको चाहिए कि एनर्जी ज्यादा फ्लो हो। हम ये चाहते हैं यहां पर कि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, सेमीकंडक्टर एनर्जी नहीं, एनर्जी को रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर कम फ्लो हो पा रहा है, कम फ्लो हो पा रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज्यादा करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए कंसेप्ट आता है डोपिंग का। मतलब हम क्या करते हैं कि देखो
हम ऐसा करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल देते हो आप, या फिर इनको प्योर सेमीकंडक्टर भी कह देते हैं, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं, इनमें हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है डोप्ड, मतलब डोपिंग करी जाती है कहीं ना कहीं, डोपेंट मतलब इन्हें मिक्स करते हैं। जैसे इसको ऐसे समझो, आपने बहुत सारे एथलीट का नाम सुना होगा, एथलीट जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कुछ अपनी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड या फिर कुछ ड्रग्स को इंजेक्ट करा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इनके अंदर इनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, परफॉर्मेंस कौन सी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए, और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बेस बनाया और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर कुछ डोपिंग करी। क्या करी? डोपिंग करी। अब सर डोपिंग, हम अब क्राइटेरिया भी तो रहेगा ना कि डोपिंग किस टाइप के एलिमेंट की करेंगे। तो देखो ये है 14 ग्रुप के एलिमेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम किस ग्रुप के एलिमेंट है? 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर जो डोपिंग करी जाएगी वो बगल वाले ग्रुप की करी जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं 14 ग्रुप की, तो काशी गए शंकर प्रभु, याद है। ठीक है, इधर साइड में कौन आएगा? आपको पता है न्यूजीलैंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ठीक है, इधर कौन आएगा? इधर आएगा हमारा बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ठीक है, बैगन आलू गाजर एंड थैली। तो यहां पर ये है 13 ग्रुप के एलिमेंट और ये है 15 ग्रुप के एलिमेंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनके अंदर 13 ग्रुप, एक बार 13 ग्रुप के एलिमेंट मिक्स करेंगे, एक बार 15 ग्रुप के एलिमेंट मिक्स करेंगे। समझ में आया? एक बार 13 ग्रुप के एलिमेंट मैंने मिक्स करे, एक बार 15 ग्रुप के एलिमेंट मिक्स करे। अब उसी के बेस पर यहां पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, तो उसको जरा अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने पास में क्या किया, डोपिंग करी। डोपिंग क्या है? बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट विच आर मिक्स्ड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के अंदर हम किस टाइप के एलिमेंट को मिक्स कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर हमने यहां पर दो टाइप के क्लासिफिकेशन कर दिया। मतलब जो, अब देखो हमने कुछ सब्सटेंस मिक्स करा सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक के अंदर, तो वहां पर एक नया सेमीकंडक्टर बनेगा, उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक, उसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कहने का मतलब यहां पर ये जो पी टाइप लिखा हुआ है, ये जो एन टाइप लिखा हुआ है, ये किस कैटेगरी में जा रहे हैं? ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जा रहे हैं। मतलब हम उन सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं जिनके अंदर डोपिंग हो चुकी है, मतलब ये है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है बात? यहां तक चीज क्लियर होगी? ठीक है, अब देखो बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से इसको समझना है, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। आजकल एग्जाम का माहौल चल रहा है, मान लीजिए एक कमरा है। क्या है? एक कमरा है। इस कमरे में 14 बच्चे बैठ सकते हैं। कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 14 स्टूडेंट यहां पर बैठ सकते हैं और अपना एग्जाम दे सकते हैं। 14 स्टूडेंट दे सकते हैं। अब होता क्या है भाई साहब, एक केस तो ये रहा अपने पास में, केस 1। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं केस 1 की, और इधर रहेगा केस 2। तो केस 1 में क्या होता है, मान लीजिए 14 की जगह 15 बच्चे पहुंच जाए। सर कैसे? अरे कभी काफी बार ऐसा होता है ना, हमारे जल्दीबाजी में भाई साहब नर्वस रहते हैं बहुत सारे अपन बच्चे का, काफी बार है ना, तो हम गलत रूम में चले गए, तो 14 जाने थे, 15 पहुंच गए, तो सीट तो भाई वहां पे 14 ही है, सीट तो 14 ही है, तो 14 बच्चे बैठ सकते हैं। 15वां बच्चा बैठ पाएगा क्या? नहीं बैठ पाएगा। तो वो क्या करेगा भाई साहब, इधर से उधर घूमता रहेगा, अपनी सीट ढूंढता रहेगा, सीट अपनी ढूंढता रहेगा। तो यहां पर 14 बैठ सकते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से 14 बच्चे बैठ सकते हैं। तो जो एक नया बच्चा आया है वो क्या करेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, है ना, अपना जो बच्चा है वो घूमता रहेगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ऐसा हो यहां पर पहुंच जाए 13 स्टूडेंट। कितने बच्चे पहुंच जाए, 13 स्टूडेंट पहुंच जाए। यहां पर 14 पहुंचे थे, सॉरी 15 पहुंचे थे, यहां पर 13 स्टूडेंट पहुंचे। तो 13 स्टूडेंट क्या होंगे, एक जगह खाली रह जाएगी क्या, एक जगह वहां पे खाली रह जाएगी। इसी तरीके से आप इसको ऐसे समझो, जो इस सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रहा था कि मैंने क्या किया, सिलिकॉन लिया था, जर्मेनियम लिया था, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं ना कहीं, अरे इसके अंदर 4, या फिर मैं कह दूं इसके अंदर 14 ग्रुप के एलिमेंट है, मतलब ये 14, मतलब ऐसा एज्यूम कर लो 14 है। ठीक है, अब 15 ग्रुप की इंप्योरिटी जैसे ही मिक्स करूंगा तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा,
तो यहां पर 15 ग्रुप के एलिमेंट के केस में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है बेसिकली, जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। और उसी की वजह से आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी आएगी, चर्चा करेंगे, बट मैं एक ओवरव्यू कंसेप्ट का दे रहा हूं आपको, ठीक है। इधर देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम की अंदर मैंने अगर बोरोन को मिक्स कर दिया, एल्यूमिनियम को मिक्स कर दिया, ठीक है, उस केस में क्या होगा सर, उस केस में यानी 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मैंने मिक्स करी है, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर होल का फॉर्मेशन होता है, यहां पर क्या बनते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। क्लियर है यहां तक बात, यहां तक चीजें क्लियर है। अब अपन एक एक चीज के बारे में जरा चर्चा करेंगे, एक एक चीज के बारे में जरा अपन पढ़ेंगे। वो चीज ये होगी कि अपन यहां पर क्यों इनहेंस करते हैं या फिर क्यों अपन इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, तो रीजन वही है, कुछ ना कुछ अपना फायदा छुपा होगा इसके अंदर। तो यहां पर फिजिकल और अपनी बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए अपन यहां पर मिक्स करते हैं। पर्पस ऑफ डोपिंग इज टू इनहेंस टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर अपन चर्चा करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर अपन चर्चा करना स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन का मतलब क्या है, यहां पर एन का मतलब है नेगेटिव, पी का मतलब क्या है, पॉजिटिव। एन का मतलब क्या है, यहां पर नेगेटिव से है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसका मतलब ये, ठीक है। अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अपन कैसे बनाते हैं उसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा मेरे पास में, उसके अंदर डोपिंग करूंगा मैं 15 ग्रुप के एलिमेंट की। अब 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, एंटीमनी, इस तरीके से अपन मिक्स करेंगे, ठीक है। तो उससे रिजल्टेंट क्या होगा, अपने पास में बन के तैयार होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है। अब जरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल, फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो फॉर्मेशन आपको लिखा हुआ है, देखो सिलिक, अपने पास में आर्सेनिक था, आर्सेनिक भी एक सेमीकंडक्टर है कहीं ना कहीं, आर्सेनिक नहीं है अपने पास, जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर यहां पर जर्मेनियम था, पहले यहां पर जर्मेनियम था, क्या था, जर्मेनियम था। अब जैसे ही मैंने यहां पर मिक्स किया किसको, 15 ग्रुप की इंप्योरिटी, 15 ग्रुप की जैसे ही मैंने इंप्योरिटी यहां पे मिक्स करी, तो क्या होगा, यहां पर जर्मेनियम की जगह मान लीजिए कौन आ गया, आर्सेनिक आ गया। तो आर्सेनिक के पास में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अरे 14 ग्रुप की जनरल वैलेंसी क्या है, प्लस का 4 या फिर माइनस का 4, कहने का मतलब 4 होती है, ठीक है। अगर मैं 15 ग्रुप की बात करता हूं, उसकी जनरल वैलेंसी क्या है, 5 है। 13 की क्या है, 3 है। मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है। तो इसके पास में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड कर लिया, एक बॉन्डिंग इधर हो गई, एक बॉन्डिंग इस जर्मेनियम के साथ में हो गई, एक इसके साथ हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री वहां पे प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, फ्री होगा। तो कहने का मतलब अपने पास में यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। आगे जाके एक कंसेप्ट और अपन समझेंगे कि मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है। यही जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, आगे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा। पी टाइप में भी कुछ होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ है, अपने पास में ये फॉर्मेशन हो गया। अब चलिए हम यहां पर बात कर लेते हैं मेजॉरिटी कैरियर की, माइनॉरिटी कैरियर की। अब जो एग्जांपल लिया मेरा अलग है, यहां पर मैंने एंटीमनी लिया है। अरे मैं 15 ग्रुप की इंप्योरिटी की बात कर रहा हूं ना, 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिक्स करी है, अरे 14 के अंदर 15, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, 4 आने थे, 5 आ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो 5 की केस में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या फिर जो चीज यहां पर एक्स्ट्रा है, यानी अपन बात करें सेमीकंडक्टर के अंदर 2 चीजें बनती हैं, एक तो होल बनता है और एक अपना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल बनता है या फिर इलेक्ट्रॉन बनते हैं। हम वही उन्हीं चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, मतलब बात करूं मैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो कर रहे हैं वो मेजॉरिटी कैरियर कौन सा है, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रहा है, और दूसरा है मेरे पास में माइनॉरिटी। तो कहने का मतलब होल तो यहां पर बिल्कुल है ही नहीं यार, होल तो बिल्कुल मतलब बनने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर होल्स विल बी द माइनॉरिटी कैरियर, और मेरे पास में मेजॉरिटी कैरियर कौन हो गया मेरा, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी द मेजॉरिटी कैरियर। क्लियर है क्या बात, ये चीज अपन को क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान है, मतलब एक एक कंसेप्ट को अपने मतलब आने दो, अपने दिमाग के अंदर आने दोगे तो अपने आप बैठेंगे चीजें, बहुत आसान चीजें हैं। ये पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे और फिर हमारा जो हाथ जोड़ देंगे सॉलिड स्टेट को कि थैंक यू वेरी मच। अब आपसे मिलते हैं क्वेश्चन लेके, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, यहां पर सिलिकॉन हो सकता है या फिर जर्मेनियम, विच इज एक्चुअली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके अंदर मैंने मिक्स किया है 13 ग्रुप की इंप्योरिटी। अरे आपने क्रिस्टल था सिलिकॉन का, आपने 13 ग्रुप का कुछ चीज मिलाया है, उसके लिए तो इंप्योरिटी है,
समझ रहे हो? इसका मतलब एल्यूमिनियम वहां पे पहुंच गया। अब एल्यूमिनियम के पास में तो आउटरमोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। क्या यहां पर भाई साहब वेकेंट साइड एक तरीके से यहां पर होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, बट यहां पर कौन है, कुछ नहीं है, इसका मतलब होल बन गया। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज इनकम्प्लीट बॉन्ड। क्लियर बात है? तो आपसे अगर ये पूछता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होल। इधर बोलोगे क्या, मेजॉरिटी कैरियर क्या है, सिंपल सी बात है, होल है, होल बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, माइनॉरिटी क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बाकी की चीजें बहुत क्लियर है, यहां पर अपने पढ़ी ली है कि इसके अंदर अपन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। किसके अंदर मिक्स करते हैं, तो हमारे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, अरे यार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब हमारा अपना सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। क्लियर बात है, ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को मैंने होल के टर्म में भी दिखा दिया है, बोरोन है, और यहां पर अपने पास में सिलिकॉन है। सिलिकॉन का क्रिस्टल था, सिलिकॉन के क्रिस्टल में आपने क्या मिक्स कर दिया है, बोरोन मिक्स कर दिया इंप्योरिटी के तौर पे, तो यहां पर क्या बन गया, होल बन गया है। क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी कैरियर कौन है, होल है। माइनॉरिटी कैरियर कौन है, मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पर माइनॉरिटी कैरियर है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे मैं आऊंगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया किस बारे में, कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। इंसुलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते। क्यों नहीं करते यहां पर, और ये क्यों कर लेते हैं, इसका पीछे सीधा सा आंसर है, कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है उसके बीच का जो एनर्जी गैप है बहुत कम होता है, बहुत कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाए। ठीक है, इधर क्या है भाई साहब, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप दूरियां बहुत ज्यादा है, क्यों, फर्मी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। तो फर्मी एनर्जी लेवल ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप नहीं कर पाता है। यहां पर क्या है, थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा आप अगर जोर लगा दोगे ना तो वहां पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे भी समझाया जाता है सेमीकंडक्टर को, मतलब जो हमारे, अब देखो एक नई अप्रोच और बताता हूं पी टाइप और एन टाइप के लिए। देखो हुआ क्या था, कंडक्शन बैंड के टर्म में समझाता हूं, मतलब जो बैंड थ्योरी उसके बेसिस पर आपको समझाता हूं चीजें। इधर ये क्या है मेरा, बैलेंस बैंड, नीचे वाला जो जिसकी एनर्जी क्या है वो बैलेंस बैंड है। ठीक है, हाई एनर्जी वाला कंडक्शन बैंड है। ये डिफरेंस है वो हमारा क्या हो गया, फर्मी एनर्जी लेवल हो गया। इधर मैं एक बैंड और बना रहा हूं, मतलब एक ही इसी तरीके से कंडक्शन बैंड ये रहा, और यहां पर मेरा बैलेंस बैंड हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, बात करी जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पर बेसिकली बात करते हैं अपन, जैसे ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, अभी तक तो ये सेमीकंडक्टर है नॉर्मली, पी टाइप सेमीकंडक्टर मुझे बनाना है तो क्या होता है, यहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं, यहां पर बन जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर बन जाता है मेरा एक्सेप्टर बैंड। क्या बन जाता है, एक्सेप्टर बैंड बन जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि एक्सेप्टर बैंड कहां बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बनता है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बनता है, डोनर बैंड बनता है। यहां पर बनता है डोनर बैंड। क्या बनता है, डोनर बैंड बनता, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले वो जंप करेगा डोनर बैंड में, और डोनर बैंड से आसानी से कहां जंप कर जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में चीजें जो दिखती हैं वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, यहां से जाएगा, अरे उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना, जैसे पहले तो वो पूरा जंप नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे अपन काफी बार करते ना, पहले निन्ना से जंप लगाया और फिर वहां से दोबारा जंप लगाया, तो वही केस यहां पर हुआ है। तो इधर क्या बनता है, एक्सेप्टर बैंड बनता है, और इधर क्या बनता है, यहां पर डोनर बैंड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, डोनर बैंड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बात है, क्लियर बात होगी आई थिंक, ये चीज क्लियर है। यहां पर क्या बनता है, डोनर बैंड बनता है, इधर एक्सेप्टर बैंड बनता है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो गई है। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो गई है। क्लियर है क्या हमको ये बात, क्लियर है क्या, क्लियर होगी। अब चलिए हम एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आपने बहुत सारी मैग्नेट के साथ में बचपन में डेफिनेटली खेला होगा। ठीक है, जो आपने एक जैसे मैग्नेट अपन बचपन में खेलते थे, वो सिलेंड्रिकल टाइप की आती थी। ठीक है, अपन उसको मतलब कनेक्ट करते थे, उस तरीके से आपने बहुत सारी, मतलब मैग्नेट के साथ में हमारा जो रिश्ता है काफी मजबूत रहा है। ठीक है, अपन को बहुत अट्रैक्टिव लगती है वो चीजें, है ना, कोई चीज मतलब एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है तो काफी मजा आता है ना। तो ऐसे मतलब आप मेरे से ज्यादा आप आई थिंक जानते होंगे कि कैसे कोई एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है। अरे उम्र है भाई,
अट्रैक्ट तो करे ही। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब अगर बात करता हूँ सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में, मुझे तो सॉलिड समझाना है, जीवन की बात मैं नहीं करने वाला भाई, इतनी कि आपको पता है कैसे अट्रैक्शन होता है, ये सब बातें यार आई थिंक आपको पता होंगी, उम्र है। अट्रैक्शन तो नॉर्मल है, अट्रैक्शन जिसको नहीं हो रहा भाई उसके लिए गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास में कोई सॉलिड है। अब देखो, मान लीजिए जैसे यहां पर ये मैग्नेट रखी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं वो है तो सॉलिड ही, और इधर मेरे पास में आयरन रखा हुआ है। ठीक है, आयरन की कोई भी चीज है, कोई मतलब छोटा सा मैं यहाँ पे नट रख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, इसको अब जैसे इसको मैं पास लेके जाऊंगा, इन दोनों को पास लेके जाऊंगा, ये बेसिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है एक तरीके की मतलब गुण है किसी भी सब्सटेंस का, जो मतलब जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट का मतलब क्या होता है, मैग्नेट का सीधा सा मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज जो दूसरी चीज को अट्रैक्ट करे, यही होता है। अगर मैं ये कह रहा हूं ये मैग्नेट है, इसका मतलब ये अगर आयरन है तो ये दूसरा एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अब सबसे पहले बात आती है कि ये चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करती है, या फिर कोई भी चीज मैग्नेट कब बनती है। पता है नहीं पता आपको कि कोई भी चीज मैग्नेट कब बनती है? तो उसके पीछे जो आंसर है वो रहता है दो, एक तो ये है, एक ये है। मतलब मैं बात करूं ओरिजिन कैसे होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, तो ओरिजिन कुछ इस तरीके से होता है कि देखो कोई भी सब्सटेंस है मेरे पास में, उसके अंदर दो चीजें होती है। देखो यहां पे समझो, अगर मैं बना रहा हूं यहां पर कोई एटम, एटम मतलब न्यूक्लियस होगा उसके अंदर, और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगे, सेल्स होंगे, और जहां पर क्या होगा अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे कुछ इस तरीके से। मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां पर होते हैं, तो आप कहते हो सर यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिटल इज द रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, ऑर्बिटल के अंदर मिलता है। अब होता क्या है, अगर मैं मान लेता हूं ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसमें, जैसे ये एस ऑर्बिटल है मेरा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, कोई सा भी ऑर्बिटल है, उससे अपन को ज्यादा खास लेने देना है नहीं, ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है। किस तरीके से, यहां पर ये स्पिन करेगा। ठीक है, स्पिन से कुछ एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। मतलब एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन जब अपना स्पिन स्टार्ट करता है, स्पिन करता है, उसकी वजह से वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, टाइनी बार मैग्नेट की तरह वो बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट, एक ये तो आपने सुना होगा, जिसकी वजह से अपन को जो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है उसको हम कहते हैं म्यू स्पिन ओनली। क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द म्यू स्पिन ओनली। म्यू स्पिन ओनली का कुछ फॉर्मूला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा होता है, जब ये तो मैंने क्या बना दिया है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा होता है कि जो ऑर्बिटल है, अरे ऑर्बिटल भी कहीं ना कहीं बेसिकली स्पिन करता है बेसिकली, है ना। तो ऑर्बिटल एंगुलर, एक ऑर्बिटल के स्पिन से एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के से जनरेट होता है उसको म्यू स्पिन ओनली, और दूसरा जो ऑर्बिटल की वजह से जनरेट होता है उसको कहते हैं, जो ऑर्बिटल की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट आप कहते हो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द म्यू एल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एल से। ठीक है, म्यू एल से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दो तरीके के मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पर क्रिएट होते हैं, एक तो अपने म्यू एल वाला और अपने पास है एक म्यू स्पिन ओनली। तो दो मैग्नेटिक मूवमेंट मेरे पास में हो गए। ठीक है, दो मैग्नेटिक मूवमेंट मेरे पास में। अब बात ये आती है कि म्यू एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू स्पिन ओनली का फॉर्मूला क्या होता है। तो म्यू स्पिन ओनली जो है इसका फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ रहता है, √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये पढ़ा हुआ रहता है, जहां पर n का मतलब क्या है, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है इसका मतलब, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो बोर मैग्नेटॉन है इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। एक्स्ट्रा मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, तो ये चीज अपन को समझ में आ गई। दूसरा होता है अपने पास में, दूसरा फॉर्मूला होता है म्यू ऑर्बिटल वाला। मतलब ऑर्बिटल के स्पिन से कैसे अपने पास में मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं म्यू एल। ये बराबर होता है √L इंटू L+1, ये वाला।
ठीक है। अब L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। S के लिए क्या होती है, D के लिए क्या होती है, ठीक है, अपने पास में P के लिए क्या होती है और F के लिए क्या होती है, जरा बता ही देता हूं आपको। वैसे तो ये जो ऑर्बिटल अपने पास में ये जो L की वैल्यू है निकालने का क्वांटम मैकेनिक्स में अलग तरीका होता है, बट अपन को थोड़ा सा उतनी डिटेल में जाना नहीं है, सिंपल सी बात है। L बराबर क्या होगा, तो इधर देखिए, अगर S है, P है, D है, F है। S के लिए क्या होता है, 0 होता है, P इज इक्वल टू 1 होता है, D इज इक्वल टू 2 होता है, F इज इक्वल टू 3 होता है, ये पता होगा। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर म्यू L भी आप निकाल सकते हो। और जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है होता है, ठीक है, म्यू टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट अपने पास में n इंटू एन प्लस टू प्लस, अरे दोनों को जोड़ोगे ना तो अंडर रूट L इंटू एल प्लस वन। इनको जब जोड़ देते हैं तो अपन को टोटल यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है। अभी अपन को इतनी चीजें नहीं पढ़नी है, अपन को तो सिंपली इतना पढ़ना है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बिहेवियर के बेसिस पर या मैग्नेटिक मोमेंट के टाइप के आधार पर हम डिफरेंट सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है, जिनमें एक पैरामैग्नेटिक होता है, एक डायमैग्नेटिक होता है, एक फेरोमैग्नेटिक होता है, एक एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, ऐसे ही हमारा फेरीमैग्नेटिक होता है, ठीक है। उनके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और चौथा है हमारे पास में एंटी फेरोमैग्नेटिक और पांचवा है फेरीमैग्नेटिक। अब देखो ये कैसे हमने क्लासिफाई किया। मान लीजिए मेरे पास में क्या था, कोई यहां पर सब्सटेंस है। अब मैंने क्या रखा है, इसको, ये जो सब्सटेंस है इसको मैंने मान लीजिए कहां पर रख दिया, मेरा मन किया कि यार इसको मैं इसके ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगाता हूं, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इसका बिहेवियर मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने एक तो मैग्नेट इधर रख दी जिसका N है, इधर N सिरा है, इधर क्या है उसका S सिरा है, मतलब NS दो, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है मैग्नेट का, ठीक है। तो इधर इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। अब हुआ क्या, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सब्सटेंस है उसको मैंने रखा, एक बार ऐसा हुआ, मतलब मेरे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस थे, मैंने एक सब्सटेंस को रखा तो वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, बेसिकली इससे जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस इसके थ्रू जा रही हैं, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस यहां पे निकल रही हैं। एक सब्सटेंस ये बन गया अपने पास में। एक सिनारियो अपने पास में क्या हो सकता है, एक सिनारियो अपने पास में कुछ ऐसा था, नॉर्थ पोल, इधर उसका साउथ पोल और बीच में क्या है मेरे पास में मैग्नेट है, मतलब सॉरी एक सब्सटेंस है, कोई भी सॉलिड है कहीं ना कहीं। अब की बार क्या हुआ, जो सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं उनको अट्रैक्ट नहीं, वो तो मैग्नेटिक लाइंस उससे दूर भाग रही है भाई, दूर भाग रही है। अरे मतलब हो सकती है उनकी कुछ लड़ाई हो गई हो आपस में, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस इससे दूर जा रही है। एक सिनारियो ये बन गया, एक सिनारियो क्या बन गया, एक सिनारियो ये बन गया, दो से अपन को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक सिनारियो ये बना, तो कहने का मतलब अब समझो बात हो, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इससे मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं वीकली अट्रैक्ट हो रही है। एक होता है वीकली अट्रैक्ट और एक होता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट। तो यहां पर ये बेसिकली वीकली अट्रैक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं इसके थ्रू चली जा रही है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये सॉलिड को मतलब ये क्या कर रहा है, सॉलिड इसको अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस को। ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है, तो इनको सॉलिड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, पहले बता रहा हूं मैग्नेटिक लाइन, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है वीकली। तो इस तरीके के सब्सटेंस को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, तो ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जरा एक अलग पेज पे अपन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को ले लेते हैं। क्या लिया मैंने, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, बेसिकली जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए तो एग्जाम्पल यहां पर क्या होते हैं, एग्जाम्पल आप सभी ने पढ़े हुए रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉलिड जिनके अंदर क्या हो, कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी एग्जांपल के लिए हमारे पास में Cu2+ हो जाता है, ठीक है। अपने पास में वेनेडियम, कहीं ना कहीं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो अपने पास में B3+, ठीक है। तो इसके अंदर अनपेयर्ड, ऐसे अपन डिफरेंट एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास में क्या था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या था मेरे पास में, दूसरा जो सब्सटेंस था वो क्या है, यहां पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है,
उसने क्या किया है, बीकली, उसको तो बीकली क्या है, उसने तो कहीं ना कहीं रिपेल किया है। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस को क्या करता है, मैग्नेटिक, या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक लाइंस, इट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, तो वाटर जो होता है, ठीक है, कॉपर जो होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो कि बेसिकली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। कॉपर हो गया, वाटर हो गया, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के होते हैं। ठीक है, अब जरा अपन को चीजों को समझना है यहाँ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये तो अपन कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ा होगा कि इसके अंदर क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूं भूल जाओगे आप, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इधर क्या होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं, और पेयर्ड होने की वजह से क्या होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट नहीं होता। यहां पर क्या होता है, म्यू स्पिन ओनली जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कह सकते हो, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। यहां पर क्या होता है, म्यू स्पिन ओनली इज इक्वल टू जीरो, ये चीज होती है। क्लियर हुई अपन को? अब अपन समझते हैं आगे, चीजों को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास में अब तीन टाइप के सब्सटेंस होते हैं, तीन कौन कौन से जो बच गए, एक मेरे पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा मेरे पास में है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरा मेरे पास में है एंटी फेरोमैग्नेटिक। देखो, मान लीजिए अपने इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैं कुछ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से दिखा रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कहीं ना कहीं स्पिन करेगा अपने एक्सिस पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट होता है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, मतलब मैग्नेटिक डायपोल के रेस्पेक्ट में चीजें बता रहा हूं। यहां पर क्या होता है, फेरीमैग्नेटिक में रेंडमली अरेंज होते हैं, कुछ इस तरीके से रेंडमली अरेंज होंगे, मतलब ये पहला वाला तो इस डायरेक्शन में है, दूसरा वाला इधर चला गया, तीसरा वाला क्या हुआ, ये भी इधर चला गया, चौथा यहां पर। तो यहां पर क्या है, रिजल्टेंट अपने पास में कुछ ना कुछ, मतलब ज्यादातर तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करेगा, इधर वाले ने इधर वाले को, अरे ऊपर अगर मैग्नेटिक मूवमेंट गया, ठीक है, और फिर नीचे चला गया, तो रिजल्टेंट यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया कहीं ना कहीं, मतलब मैग्नेटिक डायपोल इस इलेक्ट्रॉन ने क्रिएट किया, उसको इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिजल्टेंट, बट बहुत कम रहता है। यहां पर क्या होता है, एक का ऊपर जाएगा, दूसरे का नीचे जाएगा, एक का ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, एक का ऊपर जाएगा, दूसरे का नीचे जाएगा, इस तरीके से रिजल्टेंट यहां पर क्या होता है, म्यू स्पिन ओनली बराबर जीरो हो जाता है। यहां पर क्या होता है, म्यू स्पिन ओनली जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा कह सकते हो। यहां पर क्या होता है, म्यू स्पिन ओनली भाई साहब बहुत ही ज्यादा होता है, इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो बात ही आती है कि यहां पर क्या होता है, अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तभी तो मैं वो जोड़ दे रहा था उस बात पे कि स्ट्रांगली और वीकली पे क्यों जोड़ दे रहा, इसी वजह से दे रहा था। अट्रैक्ट तो पैरामैग्नेटिक भी करेगा, लेकिन वो वीकली अट्रैक्ट करता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो, मैंने यहां पर मैग्नेटिक डायपोल ऐसे बनाया, हो सकता है मैग्नेटिक डायपोल इस डायरेक्शन में, मतलब होंगे सारे के सारे एक डायरेक्शन में, ठीक है, और रिजल्टेंट भाव में बहुत सारा मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा, जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स आर रेंडमली अरेंज, ये कैसे होते हैं, रेंडमली अरेंज होते हैं। और रेंडमली अरेंज होने की वजह से ये भी कहीं ना कहीं, अगर बात करूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, बात करें इनकी, तो यहां पर क्या होता है, रिजल्टेंट अपने पास म्यू स्पिन ओनली जीरो हो चुका है, और अपने पास में यहां पर आ जाएगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपेल करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेगा, इट इज रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एग्जाम्पल पे जरा चीजों को समझ लेते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल होता है इसका आयरन,
कोबाल्ट, निकल, ठीक है, ये इसका एग्जांपल। कॉपर किस कैटेगरी में गया? कॉपर गया भाई जब डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में, इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अपना CrO2 जो होता है, ठीक है, इस कैटेगरी में जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक का एक फेमस एग्जांपल है MnO। क्या है? MnO, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होते हैं? इसकी एग्जांपल जैसे हम जो बचपन में मैग्नेट के साथ में खेलते थे ना, वो इस कैटेगरी में जाती है। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। यहां पर देखो एग्जांपल के लिए अपने पास में एग्जांपल यहां पर होता है Fe3O4, या फिर इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि अपने पास में M2+Fe2O4 हो, और अपने पास में यहां पर जो मेटल है वो जिंक हो सकता है या फिर मैग्नीशियम हो सकता है, ETC यहां पर आ जाएगा, ठीक है। जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। अब एक चीज और होती है, बात आती है जब मैग्नेट बनाने की, ठीक है। तो क्या हम पैरामैग्नेटिक में कहीं नहीं, मैग्नेटिक नेचर तो है, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर है। जैसे आपने क्या किया यहां पर, देखो ऐसे होता है, आपने जैसे ही सब्सटेंस को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यहां पर मैग्नेटिक कैरेक्टर इसके अंदर जनरेट हो गए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। जैसे ही यहां पर आपने मैग्नेटिक यहां पर फील्ड को हटाया, दोबारा से जैसा पहले था वैसे ही हो गया। ये चीज होती है पैरामैग्नेटिक। यहां पर क्या होता है, रिपेल करेगा और बाद में तो मैग्नेटिक कैरेक्टर उसमें है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये चीज हो गई। बात करी जाए परमानेंट मैग्नेट बनाने की, तो यहां पर इससे मैग्नेट अपन परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। परमानेंट मैग्नेट किससे बना सकते हैं? तो परमानेंट मैग्नेट इससे बनाया जा सकता है, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, दे आर यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट। इसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर अपने डिफरेंट चीजें समझ ली हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सा केस होता है, देखो अपन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चीजें देखेंगे अपन, कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक कैरेक्टर किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर किस तरीके से वेरी करता है उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को समझ लेते हैं। तो इसको हम समझते हैं क्यूरी लॉ से। क्यूरी लॉ ये कहता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। वो कैसे रहती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होती है। ये किसके लिए है? अपना जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। पैरामैग्नेटिक के लिए किस तरह ग्राफ आएगा? आपने इधर क्या रखी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, अरे मैग्नेटिक कैरेक्टर को, सीधी सी बात है। इधर क्या रखा? टेम्परेचर रखा। तो टेम्परेचर के साथ में जैसे आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो रिजल्टेंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मैग्नेटिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। किसकी बात चली? पैरामैग्नेटिक की। लेकिन जब बात आती है किसकी? जब बात आती है अपने पास में इन सब्सटेंस की, फेरोमैग्नेटिक की, एंटी फेरोमैग्नेटिक की, तो उस केस में ऐसा लॉ चलता नहीं है। वहां पर आपको देखना पड़ता है दूसरा क्यूरी हेस लॉ जो होता है, बेसिकली क्यूरी वेस जो लॉ होता है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है या फिर जो टेम्परेचर का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ में जो रिलेशन है वो अपन क्यूरी वीस लॉ से समझते हैं। किस लॉ से समझते हैं? क्यूरी वीस लॉ। ये वाला जो लॉ है दैट इज क्यूरी वीस लॉ, जो कि ये वाला है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जो बेसिक सी चीज आपको ये समझनी है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं, क्या करूं मैं यहां पर, ये समझो जरा, क्योंकि एक इसको जरा ऐसे समझो, ये वाला जो ग्राफ है ऐसे नहीं, ऐसे है। एग्जैक्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये पॉइंट है और पॉइंट से कुछ इस तरीके से। तो आपने जब फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्राफ प्लॉट किया तो फेरोमैग्नेटिक ये वाला जो ग्राफ है यहां से इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहां से इधर जाएगा, मतलब फेरोमैग्नेटिक के लिए भी क्या होगा? कैरेक्टर तो घटेगा, लेकिन इस पॉइंट को कुछ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टीसी बोला जाता है, ठीक है। और जब मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये वाला किसके लिए? एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो यहां पर एक पॉइंट आया है, इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? अपने पास में जो ये वाला पॉइंट आया कहीं ना कहीं, एक होता है टीएन। टीएन जो होता है इसको कहते हैं नाइल टेम्परेचर या नील टेम्परेचर जिसको कहा जाता है, और दूसरी जो टेम्परेचर है दैट इज टीसी। टीसी मतलब क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे? पैरामैग्नेटिक की तरह। टीएन क्या होता है? नाइल टेम्परेचर जिसको कहा जाता है कि जिसपे कोई अपना एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे। तो आई थिंक अपन को चीजें क्लियर होंगी। यहां पर हमारा जो सॉलिड स्टेट है वो होता है कंप्लीट। एंड लास्ट में आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।